Welcome to Global Education. Social Studies, Class 9th, Chapter 12, Gujarat State Board of School Textbooks, Indian Democracy. थोड़े फैक्ट्स हम समझ जाते हैं इंडिया के बारे में, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो ये है कि इंडिया जो है उसमें वर्ल्ड के हाईएस्ट नंबर ऑफ वोटर्स हैं। फिर इंडिया की हाईएस्ट पॉपुलेशन है, जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उसमें से इंडिया की हाईएस्ट पॉपुलेशन है। फिर एक अमेजिंग डेमोक्रेसी है और जो पिछले 6 दशक से 6 डिकेड से ज़्यादा से चल रही है। इनफैक्ट 6 डिकेड से ज़्यादा, अब तो 7.5 डिकेड्स हो गए। 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हो चुका है, तो 7.5 डिकेड्स हो चुका हुआ है इसको। सिंस इंडिपेंडेंस बहुत सारे पॉलिटिकल उतार चढ़ाव आए, ऊपर नीचे इधर उधर उठा पटक बहुत सब हुआ पॉलिटिक्स में। तो बहुत ही अमेजिंग डेमोक्रेसी है इंडिया की, जो ये 7.5 डिकेड्स यानी कि 75 ईयर्स से ज़्यादा ये सब झेल चुकी है और अभी तक वो चल रही है, अच्छे से चल रही है। और ये क्यों चल रही है? क्योंकि इसके जो सिटीज़न हैं उनकी कुछ विज़न है, कुछ इंसाइट है, कुछ डेडिकेशन है और उनका कुछ विश्वास है इस डेमोक्रेसी में, जिसकी वजह से ये सब कुछ चल रहा है आज भी। तो यहाँ पर अभी हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है इंडियन डेमोक्रेसी के, उसके बारे में। तो इलेक्शन जो होता है डेमोक्रेसी में, वो एक बहुत अहम पार्ट अदा करता है। दुनिया में बहुत सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, फिर भी उनके बीच में बहुत सारे फ़र्क हैं, बहुत सारे अंतर हैं। कोई किस तरह की डेमोक्रेटिक है, कोई किस तरह की डेमोक्रेटिक है, और उनकी सरकारों का फंक्शनिंग और किस तरीके से सरकार फॉर्म होती है उस डेमोक्रेटिक कंट्री में, वो सब अलग अलग तरीके हैं। उसका गवर्नेंस कैसे करा जाता है, गवर्नमेंट कैसे देश को चलाती है, वो सब भी डिफरेंट होता है। लेकिन एक चीज़ कॉमन होता है, वो होता है कि उस कंट्री के सिटीज़न को वोट देने का अधिकार। ये चीज़ कॉमन होता है सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में, और वो इंडिया की डेमोक्रेटिक कंट्री में भी है कि वोट देने का अधिकार हर सिटीज़न के पास में है। फिर हम आते हैं इलेक्शंस एंड डेमोक्रेसी। इलेक्शन तो बहुत ही विचित्र चीज़ है, बहुत ही एक फेस्टिवल है। एक डेमोक्रेसी जो है वो इलेक्शन पर थ्राइव करती है, उसका मतलब बहुत अच्छे से उसको समझती है, उसको फलती फूलती है इलेक्शंस के ऊपर एक डेमोक्रेसी। जो वोटिंग प्रोसेस होता है वोटर्स का इलेक्शन के दौरान, उसके ऊपर वो फलती फूलती है। इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम की डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट जो है वो इंडिया का नेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो लोगों को रिप्रेजेंट करता है। नेशनल इंस्टीट्यूशन रिप्रेजेंटिंग पीपल, उसको पार्लियामेंट कहते हैं। इंडिया का पार्लियामेंट जो है या इंडिया का सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो आता है सबसे ऊपर प्रेसिडेंट, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, जिनके नाम पे सारे देश का काम होता है, इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सबसे ऊपर प्रेसिडेंट है, उसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उसके बाद में आता है राज्यसभा यानी कि अपर हाउस, फिर आता है लोअर सभा यानी कि लोअर हाउस, फिर आता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और फिर कुछ स्टेट्स में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी आते हैं। ये सब तो हो गए गवर्निंग बॉडीज़ जो इलेक्ट होते हैं लोगों के वोट से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। इसमें से इनडायरेक्ट वोट जैसे राज्यसभा का इनडायरेक्ट वोट है, बाकी तो सब जगह का। प्रेसिडेंट का भी इनडायरेक्ट वोट है, राज्यसभा का भी इनडायरेक्ट वोट है, लोकसभा का डायरेक्ट है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का डायरेक्ट है। इस तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वोटिंग यहाँ पर होती है। और जो भी है डायरेक्ट वोटिंग में जो पब्लिक है वो डायरेक्टली वोट करती है अपने कैंडिडेट के लिए, और इनडायरेक्ट वोटिंग में जो पब्लिक ने जो कैंडिडेट वोट करके अपने
अपने कॉन्स्टिट्यूशन से, अपने अपनी मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी से, अपने रीजन से जो इलेक्ट करके मेंबर्स आगे भेजे, वो आगे जाके जब वोट करते तो इनडायरेक्ट वोटिंग हो जाता है। तो जैसे राज्यसभा का या प्रेसिडेंट का वोटिंग। तो इस तरीके से लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये सब वोटिंग के थ्रू आते हैं, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। तो डेमोक्रेसी जो है वो इलेक्शन से ही रियलाइज होती है, इलेक्शन से ही बनती है डेमोक्रेसी। अंग्रेजी में बोले तो डेमोक्रेसी इज रियलाइज थ्रू इलेक्शंस। डेमोक्रेसी एंड वोटर। इंडिया जो है वहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है। आप कहोगे कि हाँ भाई, इंडिया में जो एडल्ट्स है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। अरे भैया, ये वो सफ़र वाला नहीं है। इसका स्पेलिंग देखिए, SUFFRAGE। यहाँ पे इसका मतलब है कि हर आदमी जो एडल्ट है इंडिया में, 18 ईयर्स के ऊपर है, सिटीज़न है, और उसके पास उसका नाम वोटर्स लिस्ट में शामिल है, उसको वोट देने का अधिकार है और वो वोट दे सकता है। ये होता है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। उसको कोई तकलीफ वगैरह नहीं है। तो एक पर्सन का एक वोट है, एक आदमी का एक वोट होता है। और ये ड्यूटी है हर वोटर की कि वो वोट करे, अपना मतदान डाले, बिना किसी लाभ की आशा करे या बिना किसी के डर से अपना फ्री एंड फ्रैंक वोट डाले। तो राइट टू वोट जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो हमारे को गारंटी करता है कि हम कोई भी सोशल कैटेगरी के आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं कि नहीं हैं, गरीब हैं कि अमीर हैं, बहुत बड़े बाबू हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, या बहुत छोटे भिखारी हैं, शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल ट्राइब हैं, कुछ भी हैं, हमारे को वोट देने का अधिकार है। चाहे हम हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे कोई भी रिलीजन के हैं, कोई भी लैंग्वेज के हैं, कोई भी कास्ट के हैं, कोई भी रीजन के हैं, कोई भी स्टेट के हैं, कुछ भी हैं, हम इंडिया के सिटीज़न हैं, 18 ईयर्स एंड अबव है, हमारा नाम इलेक्टोरल लिस्ट में है, हम साउंड माइंड के हैं, तो हम वोट दे सकते हैं और हम डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वोटर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एक डेमोक्रेसी में, क्योंकि उसके पास अधिकार है सरकार चुनने का, अपना नुमाइंदा आगे भेजने का, जो जाके उसको रिप्रेजेंट करेगा, उसकी दुख तकलीफ़ पार्लियामेंट में उठाएगा, या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में उठाएगा, या ग्राम पंचायत में उठाएगा, या कहीं पे भी उठाएगा जहाँ के लिए भी वो वोट कर रहा है। तो वो एक वोटर जो है उसको हमेशा अवेयर होना चाहिए, जानकारी रखनी चाहिए, और उसके आसपास क्या हो रहा है वो सब की जानकारी रखनी चाहिए। उसको अपने राइट्स और अपने ड्यूटीज़ की भी जानकारी रखनी चाहिए, किसके लिए वोट करना है, किसके लिए नहीं वोट करना है, उसको सब जब वो चारों तरफ की जानकारी रखेगा तो उसको पता रहेगा कि उसके कैंडिडेट जो है, एग्जिस्टिंग कैंडिडेट, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है और उसका क्या चीज़ है, क्या चीज़ों के ऊपर, क्या मुद्दों के ऊपर वो इलेक्शन लड़ रहा है, क्या मैनिफेस्टो के ऊपर लड़ रहा है, उसका प्रीवियस टर्म अगर वो पहले भी MP था तो क्या वो उसने अच्छा काम किया है कि नहीं करा। तो अगर वो सारी तरफ से अवेयर रहेगा, साथ में अपने राइट्स एंड ड्यूटीज़ के लिए भी अवेयर रहेगा, तो वो अच्छी तरीके से वोट कर सकता है। और उसको अपना राइट टू वोट एक्सरसाइज करना ही चाहिए। इंडिया में मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी करना चाहिए उसको राइट टू वोट। दो जो मैंने आपको कंडीशंस बताई थी वो यही हैं कि राइट टू जो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की, कि सबसे पहले वोटर को सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, दूसरा चीज़ उसको 18 ईयर्स या उससे ज़्यादा की एज का होना चाहिए, और तीसरा उसको वोटर्स लिस्ट में शामिल होना चाहिए, उसका नाम वोटर्स लिस्ट में होना चाहिए, वो एक बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए और अनस्टेबल माइंड का नहीं होना चाहिए, तब वो वोट कर सकता है। इलेक्शन
द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। फाउंडेशन क्या होता है? एक बिल्डिंग बनाते हो तो बिल्डिंग के नीचे में आप खोद के गड्ढा बना के उसमें पिलर्स बनाते हो, फाउंडेशन बनाते हो। तो वो फाउंडेशन अगर जितनी मजबूत है, आप बिल्डिंग को ऊपर उतना ज़्यादा ले जा सकते हो। तो नींव यानी कि फाउंडेशन मजबूत है तभी आप आगे जा सकते हो। और वो फाउंडेशन जो है डेमोक्रेसी की, वो क्या है? इलेक्शन, मतदान। आप जाके इलेक्शन में वोट करते हो ना, वही इलेक्शन जो है वही फाउंडेशन है डेमोक्रेसी का। तो इलेक्शन इज़ द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। और ये फेस्टिवल है डेमोक्रेसी का। जब इलेक्शन होता है तब आप देखते हो कि चारों तरफ बहुत सजा दिया जाता है, पोस्टर्स भी लगा दिए जाते हैं, गेट्स वेट्स बना दिए जाते हैं, बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, बहुत सारे भाषण होते हैं, रोड शोज़, जलूस ऐसे वैसे निकलते हैं चारों तरफ। रंगो डिज़ाइनों से कई जो जुलूस वगैरह निकालते हैं, रोड शो करते हैं, तो साथ में लाउड म्यूज़िक भी चला के चलते हैं। तो ये एक फेस्टिवल हो जाता है। ये फेस्टिवल कोई कोई धार्मिक फेस्टिवल नहीं है, किसी भी धर्म के साथ इसका कोई लेना देना नहीं होता इस फेस्टिवल का। ये फेस्टिवल होता है डेमोक्रेसी का। इलेक्शन जो होता है डेमोक्रेसी का फेस्टिवल होता है। और इसको और इलेक्शन के टाइम में फेस्टिव एनवायरनमेंट देखने को मिलता है चारों तरफ। पीपल जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव जो उनकी एरिया से, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे हैं इलेक्शन, वो रिप्रेजेंटेटिव्स को इवैल्यूएट करते हैं कि मैं इसको वोट करूं कि इसको वोट करूं। इसने ये कहा है कि ये करेगा, इसने ये कहा है कि ये करेगा, मेरे को कौन सा कैंडिडेट अच्छा लगता है, कौन सा कैंडिडेट का मैनिफेस्ट अच्छा है, कौन सा कैंडिडेट मेरे को लगता है कि अपना मैनिफेस्ट निभा पाएगा अगर हम उसको वोट दिए। तो इस तरीके से वो डिफरेंट क्राइटेरिया के ऊपर इवैल्यूएट करते हैं कैंडिडेट को, और जो उनको सही कैंडिडेट लगता है उसके लिए वो इलेक्शन में जाके वोट करते हैं। अब जो एक कैंडिडेट है, अगर उसके पास प्री रिक्विजिट है इलेक्शन लड़ने के लिए, तो वो जाके लड़ सकता है। अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का है या इंडिपेंडेंट है, तब भी जाके वो इलेक्शन लड़ सकता है। और अगर जो कैंडिडेट इलेक्शन में जीत जाता है, सबसे ज़्यादा वोट ले लेता है, वो जीत जाता है। तो वो जब जीतता है तो वो बिना पब्लिक के सपोर्ट के वो पावर में नहीं आता है। वो जीत के अपना कॉन्स्टिट्यूंसी का, अपने एरिया का रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकता है जब तक उसके पास लोगों का साथ ना हो। तो विदाउट द सपोर्ट ऑफ पीपल वो डेमोक्रेसी में कोई भी जना पावर में नहीं आ सकता है। और जो विनिंग कैंडिडेट होता है, उस तरीके से एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक विनिंग कैंडिडेट होगा, वैसे सारी कॉन्स्टिट्यूंसी को मिला के जो सबसे ज़्यादा जिस पार्टी के उम्मीदवार यानी कि कैंडिडेट्स जीतते हैं, तो वही पार्टी जो है वो पार्टी मेजॉरिटी में आती है और गवर्नमेंट बनाती है। चाहे वो असेंबली हो, स्टेट असेंबली हो, चाहे पार्लियामेंट हो यानी कि लोकसभा हो, चाहे पंचायत हो, चाहे म्यूनसिपैलिटी हो, कुछ भी हो, तो वो उसमें इलेक्ट होके जो कैंडिडेट आते हैं वो किस पार्टी के हैं, मेजॉरिटी पार्टी जिसकी है वो जाके अपनी गवर्नमेंट बनाती है। तो पोस्ट इलेक्शन द विनिंग कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द पॉलिटिकल पार्टी या कोएलिशन ऑफ पार्टीज, एक पार्टी के अलावा मल्टीपल पार्टीज साथ मिलके भी कई बार इलेक्शन लड़ते हैं, तो उसको कोएलिशन ऑफ पार्टीज कहा जाता है। वो जिस पार्टी का मेजॉरिटी है वो पावर में आता है और वो अपने विनिंग कैंडिडेट के साथ में मिलके गवर्नमेंट बनाता है। तो पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट इज़ द एपेक्स बॉडी, सबसे ऊपर में पार्लियामेंट है। और पार्लियामेंट के नीचे में आता है ग्राम पंचायत, और वैसे तो पार्लियामेंट के नीचे में स्टेट असेंबली आता है, स्टेट असेंबली के बाद में फिर ग्राम पंचायत आता है, म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ये सब होते हुए फिर ग्राम पंचायत ऐसे आता है। तो
एंड ग्राम पंचायत जो है वो बेसिक फाउंडेशन ब्लॉक है, और सबसे ऊपर में, सबसे नीचे में मतलब ग्राम पंचायत है, और सबसे ऊपर में एपेक्स पे, टॉप पे पार्लियामेंट होता है एक डेमोक्रेसी में। इलेक्शन जो है वो लाइफलाइन है एक कंट्री की डेमोक्रेसी की। सो अगर उसको अंग्रेजी में बोले तो इलेक्शन इज द लाइफलाइन ऑफ नेशंस डेमोक्रेसी। इलेक्शन जो है हर इंस्टीट्यूशन में, चाहे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का हो, ग्राम पंचायत का हो, तालुका पंचायत का हो, डिस्ट्रिक्ट पंचायत का हो, या फिर और कहीं का हो, वो सब जगह पे इलेक्शन करवाना पड़ता है। इलेक्शन जो टाउन में होता है उसको म्यूनसिपैलिटीज़ का इलेक्शन कहा जाता है, या सिटी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कहा जाता है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि कैंडिडेट और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये एक बैरोमीटर होता है डेमोक्रेसी के लिए कि कौन कैसा काम कर रहा है, कौन सी पार्टी अच्छा काम कर रही है, कौन सी पार्टी नहीं अच्छा काम कर रही, कौन सी पार्टी पावर में आ रही, कौन सी पार्टी पावर से जा रही है। ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, किस रीजन में कौन सी पार्टी आ रही है, किस रीजन से कौन सी पार्टी जा रही है। इस तरीके से इट सर्व्स एज अ बैरोमीटर ऑफ डेमोक्रेसी। इलेक्शन जो है उसकी बात हम कर रहे हैं। वोटर को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अपने जो कैंडिडेट है उसका, जो उसके रीजन से इलेक्शन लड़ रहा है, कॉन्टेस्ट कर रहा है, उसको अच्छे से जाने पहचाने, इवैल्यूएट करे, क्या ये कैंडिडेट हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए सही होगा, क्या ये हमारी दुख दर्द परेशानियां आगे लेके जाएगा, उसका समाधान करवाएगा, प्लस आगे फ्यूचर में भी यहाँ पे उन्नति, तरक्की ये सब लेके आएगा, इंडस्ट्री लेके आएगा, कारोबार लेके आएगा, बिजनेस लेके आएगा। ये सब चीज़ें वो इवैल्यूएट करता है, उसका क्या प्लान है आगे के। तो इलेक्शन जो है फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी है, उसी टॉपिक पे हम चल रहे हैं अभी भी। ये इलेक्शन जो है इससे एक नया सूरज का उदय होता है, न्यू पॉलिटिकल सेटअप आता है। हो सकता है कि पुराना पॉलिटिकल सेटअप जो था वो हार जाए, जो आपको पिछला कैंडिडेट था आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से वो हार जाए और नया कैंडिडेट आ जाए, तो एक नई शुरुआत करवाता है, नया आरंभ करवाता है, नए पॉलिटिकल सेटअप करवाता है, एक नई पॉलिटिकल वेव भी करवा सकता है। क्या पता है एक जो पॉलिटिकल पार्टी पहले जीत रही थी मेजॉरिटी में वो अब ना रहे, एक नई पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी में आ जाए, तो एक नए युग का उदय का ये संकेत लेके आता है इलेक्शन की। हो सकता है कि यहाँ पे चेंजेस आ जाएं। इलेक्शन जो है वो एक कंट्री का, उसका सोशल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की पिक्चर प्रेजेंट करता है। इलेक्शन गवर्नमेंट का फ्यूचर बताता है कि भैया ये गवर्नमेंट रहेगी कि नहीं रहेगी, डिसाइड करता है, बताता है क्या, डिसाइड ही कर देता है कि भैया चलो पैक करो सामान, छोड़ दो ऑफिस, तुम जाओ, नई गवर्नमेंट आएगी। वैसे भी हर गवर्नमेंट को आफ्टर 5 इयर्स जाना ही पड़ता है, लेकिन वो इलेक्ट होके वापस आ सकती है। इसके लिए अगर वो इलेक्ट होके वापस आ जाती है देन द प्रीवियस फंक्शन उसका गवर्नमेंट का अच्छा था और तभी वो इलेक्ट होके आए, और अगर इलेक्ट होके नहीं आती, दूसरी गवर्नमेंट आती, दूसरी पार्टी आती है, तो फिर यानी कि प्रीवियस 5 इयर्स उसने अच्छे से काम नहीं करा, इट कुड हैव डन बेटर। या फिर अब जो पार्टी आ रही है वो बेटर मैनिफेस्ट लेके आ रही है, बेटर प्रपोजल्स लेके आ रही है फॉर द फ्यूचर। तो इलेक्शंस जो हैं कंटेस्ट किए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के बीच में, कोalition ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में, और इन तीनों के पास आपस में भी कॉन्टेस्ट करे जाते हैं। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी वर्सेस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वर्सेस कोalition ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। कहोगे बहुत कंफ्यूजिंग हो गया। चलिए आपको अभी का एग्जांपल देते हैं कि अभी जैसे बीजेपी एंड अलायंस है, एनडीए। चलिए बीजेपी एंड अलायंस को छोड़ देते हैं, सिर्फ बीजेपी ले लेते हैं कि बीजेपी विदाउट इट्स अलायंसेस एंटर कर रही है इलेक्शन में 2024 में। अभी कुछ महीनों के बाद में, एक आध महीने के बाद में इलेक्शन है ना, उसमें हम एज्यूम कर लेते हैं
कि बीजेपी अकेली लड़ रही है इलेक्शन विदाउट एनी कोalition, और साथ में इंडी I.N.D.E ये कोalition जो कांग्रेस आई, फिर सारी की सारी रीजनल पार्टीज़ का जो कोalition है, बीएसपी, आरजेडी, ऐसे वैसे सब का, ममता बनर्जी का तृणमूल, ऐसे सब पार्टीज़ का जो कोalition है वो आप लड़ रहा है, और कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो किसी पार्टी के भी नहीं है वो भी लड़ रहा है। तो ये कॉन्टेस्ट जो है हो जाएगा 3-वे कॉन्टेस्ट। अगर हम यही चीज़ लेते हैं तो ये 3-वे कॉन्टेस्ट हो जाए। नंबर 1 बीजेपी, नंबर 2 इंडी कोalition एंड नंबर 3 पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। तो वो सिनेरियो यहाँ पर आता है कि इट इज़ अ कॉन्टेस्ट बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज़, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स एंड कोalition ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है उसमें पार्टी भी आ सकती है, कोalition भी आ सकता है, कोalition ऑफ पार्टीज़ हैविंग मेजॉरिटी ऑफ विनिंग कैंडिडेट्स, वो आके गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और पावर में आते हैं। लेकिन बिना वोटर के वोट मिले कुछ नहीं हो सकता। सो वोटर इज़ द सर्वोप्रिय, सबसे ऊपर वोटर है। इसमें पावर जो उनको मिलती है, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी कोalition को पावर मिलती है तो वो उसकी पावर नहीं है, वो पावर है उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों की, जिन लोगों ने उसको वोट किया है, मेजॉरिटी में लेके आए हैं, वो उसकी पावर है, यानी कि पीपल की पावर है, वोटर की पावर है। तो वो अगर पावर उसको मेंटेन करनी है तो उसको पब्लिक का सपोर्ट बरकरार रखना पड़ेगा, पब्लिक के साथ एंगेज होना पड़ेगा, पीपल, उसके जो वोटर है, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसीज के वोटर जो हैं उनके साथ एंगेज होना पड़ेगा, उनके दुख तकलीफ समझने पड़ेंगे, उनको प्रोग्रेस दिखानी पड़ेगी कि प्रोग्रेस हो रही है, प्रोग्रेस अच्छी है, सही दिशा में प्रोग्रेस हो रही है, ये सब कुछ उसको करके दिखाना पड़ेगा, तभी वो पावर को मेंटेन करके ऑब्टेन करके रख सकेगा और आगे भी पावर में रहेगा। इलेक्शन इज़ द सोल ऑफ डेमोक्रेसी। सोल मतलब आत्मा है डेमोक्रेसी की, इलेक्शन। तो इसके लिए जब वो आत्मा है तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो ट्रांसपेरेंट हो, सब कुछ पारदर्शिता से दिखाया जाए, सब कुछ बराबर अच्छे से करवाया जाए। फिर हम आते हैं पब्लिक ओपिनियन इन डेमोक्रेसी। पब्लिक ओपिनियन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और विनिंग कैंडिडेट जो होता है इलेक्शन में वो अपने लोगों को रिप्रेजेंट करता है, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी का होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, अपने सारी पब्लिक को, अपने सारे जितनी भी पॉपुलेशन है वहाँ की, उन सबको रिप्रेजेंट करता है, बच्चे बूढ़े और जवान सबको, और इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। फिर आते हैं हम रूलिंग पार्टी पे। जो रूलिंग पार्टी होती है वो अपना पावर रीगेन और रिटेन करना चाहती है, पहले से रूलिंग थी तो वो अपने पावर को रीगेन करना चाहेगी और आगे भी रिटेन करना चाहेगी, आगे भी पावर में रहना चाहिए कि, तो उसको एसेंशियल है कि वो लोगों के साथ कनेक्ट करे, पब्लिक के साथ, अपनी सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, अपनी सब जगह पब्लिक के साथ कनेक्ट करे, पब्लिक की दुख तकलीफ़ को समझे। फिर हम आते हैं कंसिडर पब्लिक ओपिनियन एंड थॉट्स फॉर फ्रेमिंग पॉलिसीज़ और वेरियस क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू प्रॉब्लम्स। तो पब्लिक ओपिनियन जो है टाइम टू टाइम उसको लेना पड़ता है, क्या लोगों के बीच में थॉट्स चल रही हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, क्या पॉलिसीज़ वो चाहते हैं, और उनके दिमाग में और अन्य क्या क्वेश्चन हैं, वो क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो उनका क्या सॉल्यूशन चाहते हैं, उनको नौकरी चाहिए, कारोबार चाहिए, क्या चाहिए उनको, अच्छी रोड चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा क्या चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए, तो उसकी तरफ सरकार को भी जागरूक होकर काम करना चाहिए। अगर वो पब्लिक की पल्स को समझेगी तभी वो अच्छे से काम कर पाएगी, तो उसको पीपल के साथ
लोगों के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। पब्लिक ओपिनियन जो है वो उसको जानना चाहिए, और पब्लिक ओपिनियन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल रहता है रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। कलेक्टिव पब्लिक ओपिनियन जो है बहुत ज़्यादा मायने रखता है डेमोक्रेसी में। अगर कलेक्टिव पब्लिक ओपिनियन आपके फेवर में है तो आप पावर में हो, अगर आपके फेवर में नहीं है तो आप पावर में नहीं रहोगे। आप आज पावर में हो लेकिन आपका पावर चला जा रहा है अगर आप कलेक्टिव पब्लिक ओपिनियन से दूर जा रहे हो तो। स्ट्रॉन्ग एंड ऑर्गेनाइज पब्लिक ओपिनियन बनना चाहिए। ये नहीं कि वेरिड, एक आदमी चाह रहा है कि इंडस्ट्री लगे, दूसरा आदमी चाह रहा है नहीं लगे, और इसमें अब मान लीजिए उस कॉन्स्टिट्यूंसी में 100 जने हैं तो 50 चाहते हैं लगे, 50 चाहते ना लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। या तो 75 चाहें कि लगे और 25 चाहें कि ना लगे, तो ये क्या हुआ? 75 लोग चाहते हैं कि स्ट्रांगली लगें, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइज्ड पब्लिक ओपिनियन है। तो इस तरीके का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है डेमोक्रेसी के लिए। 50-50 का ओपिनियन नहीं चाहिए वहाँ पे, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइज पब्लिक ओपिनियन चाहिए, और सही में वो लोग पब्लिक उसको इवैल्यूएट करके ये ओपिनियन दे तो वो बेटर रहेगा। और मैल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट को बंद करा जा सकता है अगर वो स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन हो। फिर हम आते हैं पब्लिक ओपिनियन इन डेमोक्रेसी। पब्लिक ओपिनियन जो है वो उसके कारण जब पब्लिक ओपिनियन बन जाता है तो ऐसे सिचुएशन पड़ जाती है गवर्नमेंट कि वो मिस रूल नहीं कर सकती, अपनी 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 जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकती। कंट्री के प्रति जो उसकी जिम्मेदारियां हैं, लोगों के प्रति जो उसकी जिम्मेदारी है, उससे भाग नहीं सकती, मिस रूल नहीं कर सकती, गलत रूल नहीं कर सकती। अगर अलर्ट और इंटेलिजेंट पब्लिक है जो अपने आप को इन्फॉर्म्ड रखते हैं, तो गवर्नमेंट उसको गलत भी चीज़ बताएगी ना तो वो जान जाएगा कि नहीं भैया ये गवर्नमेंट ही गलत बता रही है मेरे को, ऐसा नहीं है। फिर वेरियस मीडियम्स हैं आज के मॉडर्न टाइम्स में जिससे पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करा जा सकता है, और वो बहुत अपने आप को उन्होंने प्रूव भी करके दिया है कि ये दीज आर सक्सेसफुल मीडियम्स जिससे पब्लिक ओपिनियन बनता है। पब्लिक ओपिनियन फॉर्मेशन इन डेमोक्रेसी, अलग अलग मीडियम्स हैं। पहले हम पब्लिक ओपिनियन के बारे में आ जाते हैं, फिर उसके मीडियम्स के बारे में जाते हैं। तो वेरियस इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एजेंसीज़ हैं जो बहुत यूज़फुल होती हैं। कल्टिवेट ह्यूमन साइक, क्या तरीके से सोचना है ह्यूमन का, वो सब डेवलप करती हैं। पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करती हैं, स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्टिव पब्लिक ओपिनियन बनाती हैं। वेरियस मीडियम्स यूज़ करते हैं इसको इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए पब्लिक को। अब जैसे हो गया एक प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में मुख्य चीज़ें जो आती हैं वो होता है न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल, जर्नल। पीरियोडिकल क्या होता है? पीरियोडिकल हो गया जैसे आपका ये मैगज़ीन जो हफ्ते में एक बार आता है, साप्ताहिक यानी कि वीकली, फिर मंथली जो एक बार आता है, फिर फोर्टनाइटली जो 2 हफ्ते में एक बार आता है। इस तरीके से कुछ मैगज़ीन्स होते हैं, जैसे इंडिया टुडे हो गया, ऐसे सब अलग अलग मैगज़ीन होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट पीरियोडिसिटी पर आते हैं, पीरियोडिकल्स उनको कहते हैं। फिर जर्नल्स होते हैं। तो ये सब कलेक्टिवली मिलके बनाते हैं नेशनल और इंटरनेशनल इंसिडेंट्स जो होते हैं, इवेंट्स जो होती हैं, सिचुएशन जो होती हैं, वो हमारे को उनसे जागरूक कराते हैं कि यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे ये होगा आगे, ये भी बता देते हैं कि अगले हफ्ते या 4 दिनों के बाद में ये होने जा रहा है। तो ये हमारे को नॉलेज देते रहते हैं कि कब कहाँ किधर क्या होने जा रहा है और कब कहाँ किधर क्या हुआ है, चाहे वो नेशनल हो, चाहे इंटरनेशनल हो, चाहे स्टेट लेवल हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे
छोटे से एरिया का ही हो, वो सब चीज़ें बताते रहते हैं, डिपेंडिंग कि वो मैगज़ीन या वो न्यूज़पेपर क्या किस टाइप का है, नेशनल, इंटरनेशनल या रीजनल किस टाइप का है, उसकी टाइप की खबर देता है वो। और ये पीरियोडिकल्स जो होते हैं वो इवैल्यूएट करते हैं नेशनल ओपिनियन और ओपिनियन इन फेवर या अगेंस्ट किसी चीज़ के। जो इन्फॉर्मेशन आप वो देते हैं हमारे को, उसके बेसिस पे हम पब्लिक जो है उसके ऊपर से अपना ओपिनियन बनाती है, चाहे वो फेवर में हो चाहे अगेंस्ट में हो। तो इसके लिए और कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे भी वो देते हैं जिसके ऊपर मल्टीपल ओपिनियन बनाए जा सकते हैं। एक जना कहे कि मैं फेवर में, एक जना कहे कि मैं अगेंस्ट में, और एक जना कहे कि मैं तो न्यूट्रल हूँ, मेरे को तो ये दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं चाहिए, मेरे को तो तीसरा या चौथा ऑप्शन चाहिए कि ऐसा होना चाहिए, ये दोनों ऑप्शन नहीं होने चाहिए, मेरे को तो तीसरा या चौथा ऑप्शन चाहिए जो अभी तक नहीं है यहाँ पे। तो पीपल जो है, लोग जो हैं डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सेज देते हैं सेम इन्फॉर्मेशन के ऊपर, वो डाइवर्स इंडिविजुअल ओपिनियन आते हैं। अब प्रिंट मीडिया के ऊपर जैसे हम हैं, तो अगर प्रिंट मीडिया बायस्ड खबर दे, फॉल्स डिटेल्स दे, तो ये काफ़ी हद तक पॉसिबल है कि पब्लिक ओपिनियन जो बनाए वो गलत तरीके से बना रहा है और गलत पब्लिक ओपिनियन बना रहा है। वो हो सकता है कि गवर्नमेंट की सिर्फ अच्छाइयों को प्रेजेंट कर रहा हो, तो उससे भी गलत पब्लिक ओपिनियन बनेगा। हो सकता है कि गवर्नमेंट जहाँ पे काम नहीं कर पा रही है, या जहाँ गवर्नमेंट गलत है, या जहाँ गवर्नमेंट फेल कर रही है काम करने के लिए, वो चीज़ें छिपा रहा हो और सिर्फ अच्छी चीज़ें बता रहा हो, या जो चीज़ बता रहा है उसमें भी थोड़ा बायस करके बता रहा है। तो ये सब चीज़ों की वजह से वो प्रॉपर पब्लिक ओपिनियन नहीं बन पाता है। तो इसके लिए फ्रीडम ऑफ प्रेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि ये वो किसी के दबाव में आके कर रहा हो, गवर्नमेंट के या किसी और पॉलिटिकल पार्टी के या और किसी के दबाव में आके कर रहा हो। वो चाहता है नहीं है कि ये गवर्नमेंट वापस आए, वो चाहता है कि दूसरी गवर्नमेंट आए, तो इसके लिए वो ऐसा कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है ना। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो ओपिनियन प्रेस क्रिएट करती है वो ट्रू होने चाहिए, फर्म होने चाहिए, अनबायस्ड होने चाहिए, तभी वो प्रेस जो है अपना काम कर रही है, अदरवाइज नहीं कर पा रही है काम। तो प्रिंट मीडिया में अगर हम आगे जाते हैं, तो इंडिया में जो है डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, रीजनल डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज की। तो इस तरीके से जब इतनी सारी डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज की, तो रीजनल न्यूज़पेपर्स भी हैं कुछ जो उस रीजन के लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं, वो बहुत पसंद करते हैं, वो वही रीजनल न्यूज़पेपर चाहते हैं, ना कि नेशनल न्यूज़पेपर चाहते हैं अपने पढ़ने के लिए। और ये जो रीजनल न्यूज़पेपर्स हैं ये भी पब्लिक ओपिनियन बनाने में बहुत मददगार होते हैं। लेकिन न्यूज़पेपर और रीजनल न्यूज़पेपर जो हैं, यानी कि प्रिंट मीडिया, पीरियोडिकल्स, जर्नल्स, ये फेल हो जाते हैं पब्लिक ओपिनियन बनाने में अगर वो उस एरिया में लिटरेसी रेट कम हो, पढ़े लिखे ही ना हो लोग। तो फिर कैसे वो पढ़ेंगे न्यूज़पेपर, कैसे वो प्रिंट मीडिया को पढ़ेंगे, जर्नल को पढ़ेंगे, कैसे वो पीरियोडिकल्स को पढ़ेंगे। तो जब पढ़ ही नहीं सकते तो फिर क्या पब्लिक ओपिनियन बने। तो वहाँ पे जाके प्रिंट मीडिया फेल हो जाता है। और इसके अलावा ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रियल ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज़, वो अपना खुद का न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल चलाती हैं और उससे वो अपना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करते हैं प्रिंट मीडिया पर। गवर्नमेंट जो है वो भी अपने डिफरेंट डिफरेंट पब्लिकेशंस पब्लिश करता है, पीरियोडिकल्स पब्लिश करता है, जिसमें वो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है लोगों को। गवर्नमेंट बहुत सारी ऐसे पीरियोडिकल्स, गवर्नमेंट गैजेट,
फिर टेंडर्स के बारे में, ऐसे सब बहुत सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देता रहता है। रोज़गार के लिए गवर्नमेंट की नौकरियां निकली हैं उसके बारे में भी देता रहता है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों के बारे में गवर्नमेंट अपनी पीरियोडिसिटी पे डेली या पीरियोडिकल्स या कुछ भी कह लो, उस तरीके से वो पब्लिश करती रहती है अपना। फिर पब्लिक ओपिनियन थ्रू पब्लिक ओपिनियन फॉर्मेशन एंड डेमोक्रेसी मीडियम्स में अब हम आते हैं। अभी तक हम थे प्रिंट मीडिया पे, अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में होता तो इलेक्ट्रॉनिक से, प्रिंट में तो कागज़ के ऊपर प्रिंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक में तो इलेक्ट्रॉनिक से होएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक से प्रिंट तो नहीं होता, तो वो जो होता है वो क्या होता है, ऑडियो विजुअल मीडिया। इसमें आता है रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इस तरह की चीज़ें। ये भी पब्लिक ओपिनियन बनाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, जिस एरिया में लिटरेसी रेट कम है, लोग पढ़ना लिखना कम जानते हैं, वहाँ पे भी वो सक्सेसफुल होता है। क्यों? क्योंकि लोग सुन के तो समझ सकते हैं, सुन के या देख के समझ सकते हैं ना। तो पढ़ना ना भी आए तो भी ये मीडियम जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, वहाँ पे सक्सेसफुल हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में रेडियो, टीवी ये इफ़ेक्टिव होते हैं, ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं प्रिंट मीडिया से, न्यूज़पेपर से, पीरियोडिकल से। यहाँ पे इसमें लाइव टेलीकास्ट भी करा जा सकता है नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के इवेंट्स का। पब्लिक ओपिनियन बनाया जा सकता है, लोगों को ड्रामा, सीरियल, मूवी, शो करके, जिसमें लोग कोई रोल निभा के किस तरीके से सिचुएशन आ रही है अलग अलग, उसको थोड़ा मज़ेदार एंटरटेनिंग भी बना के, इसके थ्रू पब्लिक में सोशियो इकोनॉमिक, अनटचेबिलिटी, डाउरी, पॉवर्टी, एक्सप्लॉयटेशन, इस तरह के जो मुद्दे हैं वो भी उठाए जाते हैं और पब्लिक को अवेयरनेस दिया जाता है कि भैया ऐसा मत करो, और पब्लिक ओपिनियन भी फॉर्म करा जाता है कि दूसरों को भी करने से रोको। तो अब एक नया एज आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, वो इंटरनेट के थ्रू चलता है और ये आ चुका है और स्प्रेड भी कर रहा है इंटरनेट। और ये नया इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो हैं, और पीपल इसमें एंजॉय करते हैं न्यूज़, सीरियल, ड्रामा, मूवीज़, घर से चलते हुए, ड्राइव करते हुए नहीं करना चाहिए वैसे, लेकिन चलते हुए, बस में, कार में, पैसेंजर सीट पे भी लोग बैठते हैं, सिर्फ चला नहीं रहे होते, तो वो लोग तो एंजॉय कर लेते हैं ना। तो एडवर्स इफ़ेक्ट जो है, अगर ये इलेक्ट्रॉनिक का है कहे तो, अगर वो इन्फॉर्मेशन गलत तरीके से दे रहे हैं, उसको डिस्टॉर्ट करके दे रहे हैं, उसमें ऑब्सीन्स सीन दे रहे हैं, वायलेंस दिखा रहे हैं, तो ये गलत तरीके से दिखा रहे हैं, इस गलत प्रभाव पड़ता है। अगर आप ज़्यादा वायलेंस दिखा रहे हो तो गलत प्रभाव पड़ेगा। अगर आप फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करके उसको तोड़ मोड़ के दिखा रहे हो तो आप गलत इन्फॉर्मेशन ही पास कर रहे हो, ऑल टुगेदर गलत इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हो। आप बच्चों को वायलेंस सिखा रहे हो, लड़ाई धड़ाई, मार धाड़, आप ज़्यादा वायलेंस दिखा रहे हो तो लोगों को ज़्यादा वायलेंस देखने से, ज़्यादा खून खराबा देखने से भी तकलीफ़ होता है, तो वो ऑब्सीन सीन में आ जाता है। तो इस तरीके से ये भी एडवर्स इफ़ेक्ट होता है इसका, और बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि इसको कंट्रोल किया जाए, मॉनिटर किया जाए कि कोई हार्मफुल कंटेंट ना दिखाया जाए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। डेमोक्रेसी में ये एनजीओज़ जो होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टीज़, ये सब प्रोटेस्ट करते हैं कि ऑब्जेक्शनेबल, ऑब्सीन्स, वायलेंट कंटेंट ये सब आ रहा है जो देश के लिए, जो लोगों के लिए हानिकारक है, और हो सकता है कि देश के लिए भी हानिकारक हो, वो गलत कंटेंट हो, वो अनबायस्ड, वो बायस कंटेंट हो या अनरियलिस्टिक कंटेंट हो, तो वो भी ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। और न्यू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, सेल फोन, स्मार्ट सेलुलर फ़ोन, सोशल मीडिया, इन सब के थ्रू, जो इंटरनेट के थ्रू चलते हैं, उससे आइडियाज़ एक्सचेंज भी कर सकते हैं, थॉट्स एक्सचेंज कर सकते हैं, फीलिंग्स एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये एक और नया तरीका आ गया है।
अब मैंने इतनी सारी चीज़ें बोली, लेकिन मैंने ये नहीं बताया आपको कि ये क्या है, आपकी बुक ने भी नहीं बताया कि ये क्या है। लेकिन आपको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं थोड़ा बता देता हूँ कि जैसे व्हाट्सअप हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम, ऐसे सब चीज़ें जो हैं सोशल मीडिया वाली, वो यहाँ पे रेफ़र करी जा रही है, जो आप आपके स्मार्टफोन पे, आपके कंप्यूटर पे, आपके लैपटॉप पे, आपके आईपैड पे या पैड पे आप देखते हो, वो सब चीज़ें जो हैं। और आप अपना ओपिनियन शेयर करते हो, लोगों को आप न्यूज़ पहुंचाते हो, फॉरवर्ड करते हो। उसमें से जो फॉरवर्ड करते हो, कई चीज़ें सच होती है, कई चीज़ें ऐसे ही फैब्रिकेटेड होती है। तो जो चीज़ें फैब्रिकेटेड होती है वो रूमर होती है। रूमर तो बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है, और जो सच्चाई वाली चीज़ होती है वो स्प्रेड होने में टाइम लगता है। रूमर तो लोग फटाक से बिलीव भी कर लेते हैं। रूमर के ऊपर भी हम आएंगे, बाद में आएंगे, अभी हम सीक्वेंस में ही चलते हैं। लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया कि रूमर क्या होता है और क्या चीज़ यहाँ पे रेफर करी जाती है, वो दुनिया, वो सारी चीज़ों का आपको हिंट दे दिया। तो ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं पब्लिक ओपिनियन बनाने में। टेलीविज़न, रेडियो पर्सनलाइज भी करे जा सकते हैं, जैसे एफएम रेडियो। एफएम रेडियो क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ये साइंटिफिक टर्म होता है एक, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो ये स्पेसिफिक रोल करता है पब्लिक ओपिनियन बनाने में। हाँ, तो अभी हम जैसे आपको बता रहे थे कि रूमर्स रूमर्स जो होते हैं ना, वो अनसपोर्टेड फैक्ट्स होते हैं, जिसको डाटा, फैक्ट या डिटेल के साथ सपोर्ट नहीं कराया जाता है, और ये बहुत जल्दी फैल जाते हैं। ये फॉल्स पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं, गलत धारणाएं लोगों में पैदा करते हैं, और अच्छा नहीं है। रूमर इज़ नॉट गुड। ये क्योंकि कुछ भी करा सकता है, लड़ाई झगड़ा कुछ भी करा सकता है, तो दे आर नॉट गुड। इनको रोकना चाहिए। इनको जो आप लोग फॉरवर्ड कर देते हो बिना चेक करे ऑथेंटिसिटी ऑफ द खबर, कि ये खबर सही है कि नहीं, ये जो चीज़ कह रहा है सही है कि नहीं है, आप लोग सब फॉरवर्ड कर देते हो, सब लोग बिलीव कर लेते हैं यार नहीं वो यही है, यही सच्चाई है। देखो ना, वीडियो भी दिखाया है इन्होंने, तो कोई इसको चेक नहीं करता। तो सर्वेज भी कंडक्ट करे जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, और वो सर्वे से जो है पब्लिक ओपिनियन फॉर्म होता है, और पब्लिक ओपिनियन गवर्नमेंट तक भी पहुंचाया जाता है कि क्या पब्लिक क्या चाहती है। ये पब्लिक ओपिनियन जो फॉर्म करा जाता है या जो पब्लिक का सर्वे करा जाता है, उससे कौन सी पार्टी इलेक्शन में जीत रही है, ओपिनियन पॉल, ये सब भी करा जाता है। लेकिन दे आर नॉट ऑलवेज ट्रू, क्योंकि वो अगर आपका सैम्पल ट्रू है तभी वो ट्रू होते हैं। अगर आपका सैम्पल ट्रू नहीं आया तो वो ट्रू नहीं आएगा। अगर आपने एक ही टाइप का सैंपल ले लिया तो वो अगेन फॉल्स आ जाएगा। तो आपका वेरीड सैंपल होना चाहिए, वेरीड एंड डाइवर्स सैंपल होना चाहिए, तभी आपका ट्रूथ उसमें पोर्ट्रे करा जा सकता है, अदरवाइज नहीं करा जा सकता। तो ओपिनियन पॉल, ये सब जो रिजल्ट आते हैं, दे आर ओनली एन एस्टिमेट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। दे मे और मे नॉट ऑलवेज बी ट्रू एंड रिलायबल। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में। जो पीपल, गवर्नमेंट और ये सब को ना थोड़ा सब्र रखना चाहिए, गवर्नमेंट को भी और लोगों को भी। ये नहीं कि खबर आई तो जी सीधा हम गवर्नमेंट के ऊपर चढ़ जाएंगे। अरे गवर्नमेंट को भी तभी खबर मिल रही होगी, क्या पता गवर्नमेंट भी उस पर अपना काम करेगी। उसी तरीके से गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा रिस्ट्रेन करना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए, कि हो सकता है कि पब्लिक ये चीज़ नहीं कह रही हो, ये ऐसी रूमर हो। तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में। स्पॉन्टेनियस आपको ज़रूरत नहीं है एक्ट करने की। और ये जो है, ये टू वे कम्युनिकेशन अगर हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है। और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से टू वे कम्युनिकेशन करता है। जो लोगों का दिमाग में जो चल रहा है, पीपल्स ओपिनियंस, थॉट्स, डिटेल्स, टॉक्स, वो गवर्नमेंट को रिले करता है। और इन टर्न गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, क्या प्लान है, क्या अचीवमेंट है, क्या कर रही है गवर्नमेंट, क्या नहीं कर रही, वो वापस पब्लिक को बताता है। तो टू वे कम्युनिकेशन कर देता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है। फिर हम आते हैं रेडियो पे। रेडियो जो है ये एक ऑडियो मीडियम है सिर्फ।
इसकी रीच बहुत दूर दूर तक होती है, दूर दराज के गाँव तक पहुंच जाता है रेडियो जो है, जहाँ पे हो सकता है कि आपका टेलीविज़न भी ना पहुंचता हो, न्यूज़पेपर भी ना पहुंचता हो, वहाँ तक रेडियो पहुंच जाता है। तो रेडियो जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव, ऑडियो, सिर्फ ऑडियो है, विजुअल नहीं है, ठीक है। और ना प्रिंट एंड विजुअल है, सिर्फ ऑडियो है। तो उसके बाद में हम आते हैं टीवी। टीवी प्रोग्राम जो है वो रेडियो से ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, एक्सपेंसिव हैं, और ये महंगे भी बनते हैं। रेडियो के प्रोग्राम से या प्रिंट के प्रोग्राम से महंगे बनते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पब्लिक डिमांड में है, बहुत ज़्यादा पब्लिक व्यूअरशिप में है, क्योंकि इससे लोगों को जब सुनते हैं और देखते हैं, दोनों करते हैं, तो लोगों को ज़्यादा समझ में आता है, ज़्यादा वो अच्छे से कम्युनिकेट करता है पब्लिक के साथ में। उसके लिए ये सबसे ज़्यादा टीवी जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंस में आया हुआ है, पब्लिक व्यूअरशिप में आया हुआ है, और पब्लिक ओपिनियन फॉर्म करने में सबसे ज़्यादा मेन अहम किरदार यही, अहम रोल यही निभा रहा है। डेमोक्रेसी जो है वो डिज़ायरेबल है पब्लिक ओपिनियन बनाने में, और लोगों के वेलफेयर और देश के हित में काम करने के लिए, डेमोक्रेसी के हित में काम करने के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है बहुत अच्छा मीडियम है। डेमोक्रेसी जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके की डेमोक्रेसी है, वो आपको पता ही है। इंडिया में अलग तरह की डेमोक्रेसी है, और अमेरिका में अलग तरह की डेमोक्रेसी है। जिस तरह से डाइवर्सिटी होती है सब जगह, इंडिया के अंदर भी है, अमेरिका और इंडिया के बीच में भी डाइवर्सिटी है बहुत सारी, तो उस तरीके से डेमोक्रेसी में भी डाइवर्सिटी है, आप ऐसे समझ के चलिए। तो यहाँ पे जो हम चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, या आपकी बुक जो आपको बताने की कोशिश कर रही है, वो यही है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में भी डाइवर्सिटी है। इंडिया में जो है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम है, और यूएसए में जो है वो प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री सिस्टम है। अब हम इंडिया वाला सिस्टम जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, उस पर अगर हम आते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आप इलेक्शन होते हैं यहाँ पे। अब जब इलेक्शन होते हैं पार्लियामेंट के, तो प्रेसिडेंट जो है वो कॉल करता है लीडर ऑफ द पार्टी, जिसके पास मेजॉरिटी सीट्स है लोकसभा की, उसको बोलता है कि आप आइए, आप, वो इनको इनवाइट करता है प्रेसिडेंट कि आप आइए, आके गवर्नमेंट बनाइए, आप प्राइम मिनिस्टर बनिए। तो प्राइम मिनिस्टर जब वो उसको इनविटेशन दे देता है प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर आके गवर्नमेंट फॉर्म करता है, और ये गवर्नमेंट जो है ये कम्प्लीटली अकाउंटेबल होती है लोकसभा पे। उसको लोकसभा में जो भी उससे प्रश्न पूछा जाएगा उसको उसका रिप्लाई देना पड़ेगा, और वो पावर में रहती है, और लोगों का कॉन्फिडेंस तब तक रहता है जब तक उसके पास मेजॉरिटी है, उसके पास कॉन्फिडेंस है, मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी ऑफ एमपीज़ हैं, नहीं तो फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है। तो ये तब तक पावर में रहती है जब तक इसके पास कॉन्फिडेंस है एमपीज़ का। और जो दूसरा सिस्टम है वो होता है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, जैसे यूएसए में है। तो यूएसए की डेमोक्रेसी में जो है प्रेसिडेंट है जो है वो डायरेक्टली लोग इलेक्ट करते हैं। इंडिया में प्रेसिडेंट डायरेक्टली नहीं करते हैं इलेक्ट, इंडिया में तो पार्टी को इलेक्ट करते हैं। मतलब आप अपने कैंडिडेट को इलेक्ट करते हो, वो कैंडिडेट के विनिंग पार्टी जो है, जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट आए, वो पार्टी मेजॉरिटी में आती है, और उस पार्टी का लीडर जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है, ठीक है। यूएसए में डायरेक्टली आप एक आदमी को वोट देते हो कि ये हम आपको चाहिए प्रेसिडेंट के लिए। ये मेन डिफरेंस है इंडिया और यूएसए की डेमोक्रेसी में। तो प्रेसिडेंट रिमेन्स इन पावर, यूएसए की बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट रिमेन्स इन पावर फॉर स्पेसिफाइड टाइम एज लेड डाउन इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में उतने टाइम तक वो प्रेसिडेंट पावर में रहेगा, वहाँ पे 4 साल तक रहता है। इलेक्शन सिस्टम्स इन डेमोक्रेसी, इलेक्शन सिस्टम इन डेमोक्रेसी, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि इंडिया की
इंडिया जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी क्यों है? क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और साथ में इंडिया की अमंगेस्ट द डेमोक्रेटिक कंट्रीज हाईएस्ट पॉपुलेशन है। तो इंडिया इज़ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, और वो करीब 75 सालों से एक सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें डेमोक्रेसी ही रूल करी है, कभी दूसरा नॉन डेमोक्रेटिक रूल नहीं आया है। तो एक सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक कंट्री है एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। अब जो इंडिया की इलेक्शन सिस्टम होता है डेमोक्रेसी में, हम उसमें जब आते हैं तो इलेक्शन जो होता है इंडिया में वो होता है सीक्रेट बैलेट से। सीक्रेट बैलेट का मतलब है कि आप जो वोट दे रहे हो वो आप कॉन्फिडेंशियली दे रहे हो, किसी को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप वो सीक्रेटली वोट दे रहे हो, कोई आपके ऊपर दबाव नहीं है, आप जिसको चाहो अपना वोट दे सकते हो। ठीक है। तो पार्लियामेंट का इलेक्शन हो चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली का हो, किसी चीज़ का भी इलेक्शन हो, तो वो इलेक्शन के बाद में जब पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्म होती है तो एवरी 5 years जाके उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म, जो 5 years है सिवाय राज्यसभा के, जहाँ पे 6 years टर्म होती है, और राज्यसभा में भी वो स्टेजेस में एवरी 2 years वो 1/3 मेंबर्स जो हैं उनको रिटायर कर दिया जाता है। तो राज्यसभा को छोड़ दीजिए, तो उसके अलावा जितनी भी स्टेट असेंबली है, पंचायत है, पार्लियामेंट है, सब में 5 years की टर्म रहती है, एंड आफ्टर 5 years टर्म उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है और वापस री इलेक्शन होता है। वो री इलेक्शन में चाहे तो सेम कैंडिडेट वहाँ से री इलेक्ट होके आ जाए या कोई फ्रेश कैंडिडेट इलेक्ट होके आ जाए, लेकिन री इलेक्शन होता है आफ्टर डिसोल्यूशन। तो ये जो भी होता है, चाहे फ्रेश कैंडिडेट आए चाहे सेम कैंडिडेट रिपीट होके आ जाए, इट हैपन्स थ्रू अ फ्रेश इलेक्शन एवरी 5 years आफ्टर डिसॉल्व। तो ये सारा कुछ इलेक्शन से होता है। और ये सारा कुछ कौन कराता है? ये सारा कुछ कराता है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन जो है वो उसका वर्क एरिया कहाँ से चालू होता है, वो कितने एरिया में काम करता है? भाई पूरे इंडिया में काम करता है एज सच, लेकिन जो चीज़ हम बोलना चाह रहे हैं वो ये है कि जिस डेट से इलेक्शन अनाउंस होता है उस डेट से इलेक्शन कमीशन का काम चालू हो जाता है। अनाउंस भी इलेक्शन कमीशन ही करता है अपनी इलेक्शन की डेट, वहाँ पे वो एडवर्टीज़मेंट देता है, फिर फाइलिंग करता है, जो नॉमिनेशन फॉर्म्स आते हैं उनको स्क्रूटनी करता है, उनको एक्सेप्ट करता है, रिजेक्ट करता है, फिर एक डेट देता है कि इस डेट तक जिन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म्स भरे थे, अगर वो विड्रॉ करना चाहते हैं अपना नॉमिनेशन तो विड्रॉ कर सकते हैं। और फिर वो डिक्लेयर करता है कि फाइनल लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स, भाई नॉमिनेशन तो 100 जनों ने दिया था, लेकिन 5-6 कैंडिडेट का फॉर्म गलत हो गया या उसके सपोर्ट्स ठीक नहीं थे या कुछ भी, तो 5-6 जनों का जो था वो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। तो 95 जने जो हैं फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हैं, या कुछ जनों ने खुद ही अपना कैंडिडेटचर विड्रॉ कर लिया कि हम नहीं इलेक्शन लड़ेंगे, तो ऐसा भी होता है। तो फाइनली उन्होंने 95 लोग जो हैं वो फाइनल लिस्ट में बचे ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट्स। तो वो इलेक्शन उस कॉन्स्टिट्यूंसी में 95 कैंडिडेट्स के बीच में होएगा। ये भी चीज़ जो है इलेक्शन कमीशन करता है। फिर इलेक्शन सिंबल वो इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करता है। आपने देखा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज़ के इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट सिंबल है। जैसे कांग्रेस आई का हाथ है, बीजेपी का कमल है, आपका झाड़ू है, आप यानी कि आम आदमी पार्टी उसका झाड़ू है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज़ के अलग अलग सिंबल हैं। समाजवादी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश की, उसका साइकिल है सिंबल। तो इस तरीके से अलग अलग पार्टीज़ के, लालू प्रसाद यादव की पार्टी का सिंबल लालटेन है। तो हर एक पार्टी का अलग अलग सिंबल रहता है, और वो सिंबल्स जो अलॉट करता है वो भी इलेक्शन कमीशन ही अलॉट करता है।
और जब से वो डेट अनाउंस करता है इलेक्शन की, तब से एक प्रोटोकॉल आ जाता है, वो प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट हो जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, और वो प्रोटोकॉल जो है गवर्नमेंट को भी बाइंड कर देता है कि इस दिन से प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट हो गया है, तो अब आप कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं करेंगे, कोई ऐसा कैंपेन नहीं करेंगे जिससे पब्लिक ओपिनियन फॉर्म होता है आपके प्रति या किसी चीज़ के प्रति। तो ऐसा कोई काम नहीं करना आपको, ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना, ऐसा कुछ काम नहीं करना। तो वो प्रोटोकॉल आ जाता है तब से, जिस दिन से इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो जाता है कि सो एंड सो डेट पे इलेक्शन होना है। अब कैंडिडेट जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर आते हैं, अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाते हैं। कैंडिडेट जो इंडिपेंडेंट है वो अपने आप बनाएगा, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर आते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ का इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाएगा, और उस इलेक्शन मैनिफेस्टो के साथ में जो जिसमें सारी पार्टी के मैनिफेस्टो होता है, उसके अलावा वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी क्या काम करना चाहते हैं, क्या काम नहीं करना चाहते, वो एक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का साथ में एक्स्ट्रा भी मैनिफेस्ट में ऐड करते हैं। फिर आता है इलेक्शन मैनिफेस्टो, जो है वो रिफ्लेक्ट करता है कि प्रपोज प्लान क्या है, पार्टी किस तरह से काम करेगी, उसका क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी रहेगा, क्या डिफेंस एक्टिविटी रहेगा, फॉरेन पॉलिसी क्या रहेगी, वो वेरियस प्रॉब्लम्स जो लोगों को आते हैं ज़िंदगी में ड्यूरिंग द ईयर्स, उसको किस तरीके से टैकल करेगी, किस तरीके से पब्लिक के हित में टैकल करेगी या पब्लिक के अहित में टैकल करेगी, वो सारी चीज़ वो दृष्टाता है इलेक्शन मैनिफेस्टो। फिर आते हैं हम, सीक्रेट बैलेट होता है डेमोक्रेसी में, सीक्रेट बैलेट इन डेमोक्रेसी, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आपने किसको वोट दिया, वो आपको दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है, और वो आप सीक्रेटली देते हो, वो सिर्फ आपको पता होता है कि आपने किसको वोट दिया। इंडिया के इलेक्शन जो है वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट और सीक्रेट मैनर में कंडक्ट करे जाते हैं। सीक्रेट मैनर में ऐसा नहीं है कि भैया इलेक्शन हो रहा है, किसी को पता ही नहीं, सीक्रेटली हो रहा है इलेक्शन, नहीं, ये बात नहीं है। इलेक्शन हो रहा है, सबको पता है, लेकिन आप किसको वोट दे रहे हो वो एक सीक्रेट है, और वो सीक्रेट रखा जाता है, वो सीक्रेट लोगों को बताया नहीं जाता। भैया इस आदमी ने इसको वोट दिया, इस कैंडिडेट को, इस आदमी ने इस पार्टी को वोट दिया, ये इलेक्शन कमीशन नहीं बताता है किसी को, और ना ही आपको भी नहीं बताना है तो नहीं बताइएगा, आपके लिए भी, बल्कि आप नहीं बताएंगे तो ये अच्छा रहेगा। तो इंडियन पार्लियामेंट जो है, और वो एक का इलेक्शन जो है वो लार्जेस्ट इलेक्शन प्रोसेस है दुनिया का। बट ऑब्वियस है, इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री है अमंगेस्ट ऑल द डेमोक्रेसी। तो इंडिया के इलेक्शन जो है वो लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन है पार्लियामेंट का, यानी लोकसभा का। स्टेट असेंबली में इतना ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, लेकिन जब नेशनल इलेक्शन होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, यानी कि लोकसभा के लिए, तब जो है इट बिकम्स द लार्जेस्ट इलेक्शन। और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, और बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, बहुत सारी कोalition पार्टीज़ भी पार्टिसिपेट करती हैं इस इलेक्शन में। तो ये बहुत बड़ा मैसिव इवेंट होता है, एक फेस्टिवल होता है। हर कैंडिडेट जो है वो अपना काम बताता है कि मैंने ये किया था, मेरे ये आइडियाज़ हैं, फ्यूचर में मैं ऐसा करूँगा। वोटर्स को अपनी तरफ रुझाने के लिए वो ये सब बताता है कि मैंने पिछले टर्म में ये काम किया था, अगर वो पिछले टर्म था उसका, अगर वो एक एग्जिस्टिंग कैंडिडेट है तो, अगर नहीं था उसका प्रीवियस टर्म, तो वो आगे क्या करेगा, क्या कर सकता है, किस तरीके से टैकल करेगा, वो सब वो बताता है। और उसके बेसिस पे उसको आप जज करते हो, इवैल्यूएट करते हो, और फिर उसको वोट देना है कि नहीं देना, ये आप डिसाइड करना है। और एक सिटीज़न से, एक वोटर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो वोट दे बिना किसी लालच के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी
फ़ायदा लिए वोट दे, बिना किसी डर के वोट दे। ऐसा नहीं कि आपको ये पॉलिटिकल पार्टी ने गुंडे भेज दिए तो आपको इसी को वोट देना है, नहीं, आपको डरना नहीं है। या इस पॉलिटिकल पार्टी ने आपको बोल दिया कि ये लो 1000 रुपया, वोट मेरे को देना है, या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने बोल दिया आपको कि भैया तुम मेरे को वोट दोगे तो मैं तुम्हारे को आगे ऐसा ऐसा नौकरी दे दूंगा, या मैं तुम्हारे को बिजनेस में कुछ गवर्नमेंट का टेंडर दिला दूंगा, ऐसे वैसे नहीं। किसी लाभ के लिए, किसी ग्रीड के लिए, किसी डर के लिए, किसी बेनिफिट के लिए आपको वोट नहीं देना है। आपको वोट अपने जजमेंट के अनुसार देना है, किसको दिया जाना चाहिए, जो आपके लिए, आपकी कंट्री के लिए, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अच्छा कैंडिडेट है, आप उसी को वोट दीजिए। और सीक्रेट बैलेट होता है, यही डेमोक्रेसी में सबसे इम्पोर्टेंट वेपन है कि जो आप वोट दे रहे हो किसी को नहीं पता कि आपने किसको वोट दिया है। और आप आपकी वोट की सीक्रेसी रख सकते हो, वो आप ही के ऊपर है। आप मत बताओ कि आपने किसको वोट दिया है, कोई भी आपको फोर्स नहीं करेगा कि आपने किसको वोट दिया वो बताने के लिए। तो यही हमारी डेमोक्रेसी का, इलेक्शन का सबसे अमेजिंग प्रोसेस है। हर आदमी ने, किस वोटर ने किसको वोट दिया, ये सीक्रेसी मेंटेन करी जाती है। इलेक्शन कमीशन भी नहीं जाके बताता कि किसने किसको वोट दिया है। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो हर आदमी से किस तरीके से वोट करवाए, ये चीज़ को देखता है। आप जो यहाँ पे रहते हो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, आपसे तो वोट लेना आसान है कि आपके लिए आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में एक पोलिंग बूथ बना देगा, आप वहाँ पे जाओगे, आप वहाँ पे जाके अपना सारा आईडी प्रूफ वगैरह दिखाओगे और फिर आप साइन करोगे और फिर आप वोट कर दोगे। वो तो आपका वोट तो आसान है। मगर जो लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से दूर जाके काम कर रहे हैं, उनका वोट लेना मुश्किल होता है। तो उसके लिए भी वो उन्होंने समाधान निकाले हुए हैं इलेक्शन कमीशन में। जैसे अब मिलिट्री में कुछ लोग दूर दराज के एरिया में, मान लीजिए यहाँ पे रहते हैं, मान लीजिए केरला में रहते हैं वो, और वो पोस्टिंग है उसकी जम्मू कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर में। तो वहाँ पे भी वो वोटिंग करवा देगा उनसे। वो वोटिंग उसी की कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके पड़ेगी। सियाचिन ग्लेशियर में एक आदमी नहीं रहेगा, एक आदमी केरला का होगा, एक आदमी तमिलनाडु का होगा, एक आदमी वेस्ट बंगाल का होगा, एक बिहार का होगा। सारे आदमी अलग अलग एरिया के होंगे, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के होंगे। अगर केरला का भी है तो केरला में डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज के आदमी होंगे। तो वो वोट प्रॉपर उस आदमी का जिस कॉन्स्टिट्यूंसी का है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट जाके उसका ऐड होएगा। तो इतना प्रिसिशन के साथ में ये काम करा जाता है कि आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड पर्सनल का वोट जो है, जो अलग अलग जगह पे इवन नॉन फैमिली स्टेशन या पूरा बॉर्डर पे होते हैं, उनका भी वोट ले लिया जाता है। वोटिंग के लिए दो टाइप के प्रोसेस यूज़ होते हैं। एक तो होता है बैलेट पेपर। बैलेट पेपर से अगर मतलब एक लंबा पेपर होता है, उसके ऊपर सारी इलेक्शन के जो मार्क्स दिए जाते हैं ना, सिंबल्स, वो साथ में पार्टी का नाम, साथ में कैंडिडेट का नाम लिखा हुआ होता है। तो और साथ में ब्लॉक बना होता है कि इस ब्लॉक के अंदर अगर आपको इसको वोट करना है तो आप इसके ऊपर ठप्पा लगाइए, नहीं तो दूसरे कैंडिडेट के जिसके लिए आप वोट करना चाहते हो उसके सामने के ब्लॉक पे आप ठप्पा लगाइए। इस तरीके से वो बैलेट पेपर होता है। वो फिर फोल्ड करके अंदर एक बक्से में डाल दिया जाता है, तिजोरी जैसे बक्से में, लेटर बॉक्स जैसा। उसका ऊपर से एक वेंट होता है जिसके अंदर फोल्ड करके डाल दिया जाता है। तो वो खोल के उसको काउंट करना पड़ता है। पहले वो बैलेट बॉक्स को खोलेगा, फिर पेपर को अनफोल्ड करेंगे, फिर उसमें किस पार्टी को वोट दिए या किस कैंडिडेट को वोट दिए, वो सब चीज़ों के ऊपर आता है। तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग और लेबोरियस काम होता है। तो उससे बहुत टाइम लगता है वोट काउंट करने में। और इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो वैसे मैंने आपको बता दिया कि हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड है।
हाईएस्ट डेमोक्रेटिक पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड है डेमोक्रेसी के हिसाब से। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। बैलेट पेपर का दूसरा प्रोसेस जो होता है वो ईवीएम होता है। ईवीएम जो है उसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये कम टाइम लेता है। इसमें आपको सिर्फ एक बटन दबाना है कि आपके सामने सारा चीज़ डिस्प्ले हो जाता है मशीन के ऊपर कि कौन सी पार्टी है, कौन सा कैंडिडेट है, और उसके सामने में आपको जाके बटन दबाना है कि आपने ये चीज़ को ये कैंडिडेट को जो XYZ पार्टी का है उसको आपने वोट किया। उसका बटन दबाएंगे तो वो आवाज़ आ जाती है और आपका वोट काउंट हो जाता है। तो और फिर इस तरीके से ईवीएम के थ्रू वोटिंग होता है। और ईवीएम जो है वो जाके उसको डाउनलोड कर लेते हैं उसका डाटा कंप्यूटर्स पे, और सीधा उसका रिज़ल्ट आ जाता है कि किस एक ईवीएम में कितने वोट किस कैंडिडेट को मिले जो किस पार्टी के थे। इस तरीके से सारे के सारे ईवीएम्स को काउंट करके वो रिज़ल्ट बहुत जल्दी निकल आता है और थोड़ा कम लेबोरियस होता है काम। तो ईवीएम जो है वो प्रेफर्ड मीन्स ऑफ वोटिंग है इंडिया में। इससे टाइम और लेबर दोनों की बचत होती है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। पेपर जब लगता है तो पेड़ भी कटता ही है ना, तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है क्योंकि इसमें पेपर नहीं लगता। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है नोटा, NOTA, नन ऑफ द अबव। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में मान लीजिए 25 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, तो 25 कैंडिडेट में से कुछ पार्टीज़ के हैं, कुछ कोalition के हैं और कुछ इंडिपेंडेंट हैं। अब 25 ही वोट होने चाहिए ना आपके वहाँ पे, 25 ही ऑप्शन होने चाहिए कि आपको ये इंडिपेंडेंट, फिर कोalition, फिर इंडिविजुअल पार्टीज़, मतलब सिंगल पार्टी कैंडिडेट्स, कोalition नहीं, सिंगल पार्टी के कैंडिडेट्स। इस तरीके से आप करोगे तो 25 ऑप्शन होने चाहिए, लेकिन वहाँ पे 26 ऑप्शन होते हैं। वो 26 ऑप्शन जो है, 26th ऑप्शन जो है वो है नोटा, NOTA, नन ऑफ द अबव। ये होता है 26th ऑप्शन। यानी एक ऑप्शन, जितने भी कैंडिडेट हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में उससे एक ज़्यादा ऑप्शन दिया जाता है, वो एक एक्स्ट्रा ऑप्शन जो होता है वो नोटा। अब ये उन लोगों के लिए होता है जो, देखिए हमारा राइट भी है और ड्यूटी भी है। हमारा राइट टू वोट है, हमारा ड्यूटी भी है कि वोट करें हम। तो राइट्स एंड ड्यूटीज़ दोनों जब आ जाते हैं, अगर आपको आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है और आपको आपकी एज अ ड्यूटी आपको जाके वोट करना चाहिए, तो आप जाके वहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आई कैन चूज़ नन ऑफ द अबव, नोटा। मेरे को इन कैंडिडेट्स में से कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है, आप ये जाके बता सकते हैं। तो आपने आपका वोटर धर्म, आपने अपना वोटर धर्म पूरा कर दिया, आपने जाके वोटिंग कर दिया, और साथ में आपने जो आपको कोई कैंडिडेट पसंद नहीं था तो आपने ये बता दिया कि मेरे को इनमें से कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है। तो आपने अपना राइट भी अदा करा और ड्यूटी भी अदा करी। अब आते हैं हम डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल पार्टीज़। इंडिया में मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है। कई कंट्रीज में होता है कि 2 ही पार्टीज़ होती हैं, इंडिया में मल्टी पार्टी है। अब मल्टी पार्टी होने की वजह से काफ़ी कुछ होता है, जैसे मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज़ है, एक से कहीं ज़्यादा है, 2 से कहीं ज़्यादा है, अनगिनत पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। और इलेक्शन कमीशन को सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को वैलिडेट करना पड़ता है, उनको सिंबल देने पड़ते हैं। वो अलग अलग क्राइटेरिया लगाते हैं कि किस टाइप की पार्टी को हम क्या कैटेगरी में डालें। तो उसने इलेक्शन कमीशन ने 2 कैटेगरी बना ली अपने आप, वो है कि नेशनल पार्टी एंड रीजनल पार्टी। एक कैटेगरी होगी नेशनल पार्टी और एक कैटेगरी होगी रीजनल पार्टी। नेशनल पार्टी में उसने वो पार्टीज़ डाली जिसको 4% से ज़्यादा वोट मिलते हैं उसके प्रीवियस जनरल इलेक्शन में,
और वो कम से कम 4 मेजर स्टेट से वो ये 4% से ज़्यादा टोटल वोट्स उसने लिए हैं। 4% ऑफ द टोटल वोट्स उसने लिए हैं एटलीस्ट इन 4 और मोर स्टेट्स, मेजर स्टेट्स। तो अगर हम मार्च 2014 के इलेक्शन के ऊपर आते हैं तो उस रिजल्ट के ऊपर से 1953 नेशनल पार्टीज मिलती हैं हमारे को एज पर द इलेक्शन कमीशन क्राइटेरिया। और उसके बाद जो साल आया तो 259 पार्टीज और ऐड हो गई नेशनल पार्टीज में। तो 1953 प्लस 259 पार्टीज और ऐड हो गई। ये सारी नेशनल पार्टीज कहलाती हैं। जो मेजर नेशनल पार्टीज़ हैं वो, अब सबसे पुरानी पार्टी इंडिया में जो है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर सोनिया गांधी, ये वाली कांग्रेस जो है ये एक हो गई। दूसरा आते हैं सेकंड मेजर पार्टी जो है वो है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। ये दो सबसे बड़ी मेजर पार्टीज़ हैं इंडिया में नेशनल पार्टीज़ के नाम पे। उसके अलावा आती हैं बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, एनसीपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी। इस तरह से बहुत सारे 1953 प्लस 259 पार्टीज़ हैं। तो ये एक सैम्पल आपको बता दिया गया है कि इस तरीके से नेशनल पार्टीज़ हैं जो बहुत सारी हैं। फिर हम आते हैं रीजनल पार्टीज़। जो पार्टी नेशनल पार्टी में क्वालिफाई नहीं करी वो आज गई रीजनल पार्टी में। तो रेस्ट आर ऑल रीजनल पार्टीज़। इसमें जैसे आ जाता है शिवसेना, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, जो मैंने आपको बताया था कि ममता बनर्जी की पार्टी है। फिर आते हैं एसपी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, द्रविड़ा मुनेत्र कलगम, AIADMK, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा मुनेत्रा कलगम। फिर आप, AAP यानी आम आदमी पार्टी, JDU जनता दल यूनाइटेड, RJD राष्ट्रीय जनता दल। इस तरीके से ये रीजनल पार्टीज़ में आते हैं। और कोई भी नेशनल पार्टी जो है, जो आज के दिन नेशनल पार्टी है, अगले इलेक्शन में अगर उसने ये क्राइटेरिया पूरा नहीं किया, 4% ऑफ द टोटल वोट्स एंड प्लस 4 इन एटलीस्ट 4 मेजर स्टेट्स में नहीं पूरा किया, तो वो नीचे गिर सकती है नेशनल से एंड इट कैन बिकम अ रीजनल पार्टी फ्रॉम द नेशनल पार्टी। एंड एट द सेम टाइम जो रीजनल पार्टी है वो भी अगर उसने अच्छा परफॉर्म किया, मोर देन 4% ऑफ द टोटल वोट्स लेके आए इन मोर देन 4 ऑफ द मेजर स्टेट्स, तो वो अपने आप को प्रमोट कर, मतलब वो उसकी भी इलेक्शन कमीशन जब ये क्राइटेरिया देखता है कि उसने ये कर दिया है तो उसको प्रमोट करके नेशनल पार्टीज़ में ले जाता है। तो इस तरीके से ये जो चीज़ है ये फ्लेक्सिबल है, ऊपर नीचे होती रहती है नेशनल पार्टी एंड रीजनल पार्टी के बीच में। वो पार्टीज चेंज करती रहती है अपना स्टैंडिंग। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होती है, वो रूलिंग पार्टी होती है। तो रूलिंग पार्टी जो होती है, जो पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करती है उसको कहते हैं रूलिंग पार्टी। जो पार्टी के सबसे ज़्यादा सीट्स हैं पार्लियामेंट में, तो वो रूलिंग पार्टी कहलाती है। उसको गवर्नमेंट बनाती है, उसका प्राइम मिनिस्टर बनाती है, दैट इज़ द रूलिंग पार्टी। और जो सेकेंड मोस्ट कैंडिडेट्स वाली पार्टी होती है उसको कहा जाता है ऑपोजिशन पार्टी। वो ऑपोजिशन में जाके बैठती है। तो डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ऑपोजिशन पार्टी जो होती है वो पब्लिक ओपिनियन फॉर्म करने में बहुत ज़्यादा मददगार रहती है। अगर डेमोक्रेटिकली काम करे, सब कुछ प्रॉपरली काम करे, तो गवर्नमेंट के जितने भी ऑब्जेक्शनेबल प्लान्स एंड पॉलिसीज़ होते हैं उसको वो अपोज करना चाहिए ऑपोजिशन पार्टी को।
और हेल्दी डेमोक्रेसी अगर वो रखती है तो अपोजिशन पार्टी को सपोर्ट भी करना चाहिए। जितने भी गवर्नमेंट सोशल और पब्लिक कॉज के लिए अच्छे काम कर रही है, एम्ड एट द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड नेशन, उसको सपोर्ट भी करना चाहिए, तभी वो हेल्दी डेमोक्रेसी कहलाएगी। जब अपोजिशन पार्टी ऐसा करेगी तब। फिर सक्सेस ऑफ द डेमोक्रेसी कब होती है? जब एक बैलेंस रिलेशनशिप होता है रूलिंग और अपोजिशन पार्टी में, तभी डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होती है। अगर ऑपोजिशन पार्टी स्ट्रांग है और इफ़ेक्टिव है तो ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है। प्री रिक्विजिट ऑफ गुड डेमोक्रेसी है स्ट्रांग एंड इफेक्टिव ऑपोजिशन पार्टी। ऑपोजिशन पार्टी बहुत वीक है तो फिर कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। डेमोक्रेसी जो है एक रथ की तरह है जिसके दो पहिए जो हैं, एक पहिया रूलिंग पार्टी का है, एक पहिया ऑपोजिशन पार्टी का है। जब तक दोनों पहिए साथ में चल रहे हैं तब तक तो चैरियट जो है, रथ जो है वो अच्छा चलेगा। जब दोनों में से एक भी पहिया लड़खड़ा गया, यानी कि रूलिंग पार्टी या ऑपोजिशन पार्टी, दोनों में से कोई भी एक लड़खड़ा गई तो फिर आपका रथ नहीं चलेगा। तो डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन एज वेल एज रूलिंग पार्टी दोनों का सही से काम करना बहुत अच्छा होता है, और वो हेल्दी डेमोक्रेसी भी होता है और आपका रथ भी चलता है, चैरियट भी चलता है। तो इसी के साथ हम इस चैप्टर के एंड पर आते हैं। एंड until the next chapter, see you all. Bye for now. Best of luck.